हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ओजोन लेयर डिप्लीशन या फिर ओजोन परत की क्षीणता के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एसिड रेन तथा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके अलावा वेटलैंड्स, क्राउड्स, अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन पे बात की थी। आज इस वीडियो में हम ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके निर्माण को जान लेते हैं कि आखिर ओजोन लेयर का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। निर्माण की प्रक्रिया। ओजोन लेयर का निर्माण ओजोन गैस से हुआ है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। जब सूरज की किरणें यानी कि सन रेज जब वायुमंडल की सरफेस से टकराती हैं या एटमॉस्फेयर की सरफेस से टकराती हैं, तो उच्च ऊर्जा विकिरण यानी कि हाई एनर्जी रेडिएशन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और उसके बाद वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट मोटर व्हीकल के इलेक्ट्रिक स्पार्क में भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि जब सन रेज की जो हाई रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में जब टकराती हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तथा ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करके O3 की फॉर्मेशन कर लेते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम ओजोन का अर्थ की बात करें तो ओजोन शब्द जो है यह एक यूनानी भाषा के शब्द से लिया गया है, जिस ओजो से लिया गया है। यूनानी भाषा के ओजो शब्द से ओजोन बना है, जिसका मतलब होता है गंध या किसी प्रकार की स्मेल। यह एक प्रकार की गैस है। ओजोन के बारे में जॉन ह्यूरेट ने, यहाँ पे जॉन आएगा, ओजोन के बारे में जॉन ह्यूरेट ने बताया था, लेकिन इस गैस के बारे में जॉन ह्यूरेट ने बताया था, लेकिन इस गैस का पता एक जर्मन वैज्ञानिक यानी कि जर्मन साइंटिस्ट स्कान वेन ने लगाया था। इस गैस का पता किसने लगाया था? स्कान वेन ने लगाया था। इस गैस में विशेष गंध होने के कारण इसे ओजोन गैस हम कहते हैं। एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस की जो फॉर्मेशन होती है वो फैक्ट्री में होने वाले गैस प्रोडक्शन के समान ही होती है। एटमॉस्फेयर में इस गैस की मात्रा का अनुमान सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स वरी ने लगाया था। यानी कि किसी भी कारखाने में या फैक्ट्री में जिस प्रकार से किसी गैस की फॉर्मेशन होती है, उसी प्रकार से वायुमंडल में ओजोन गैस की फॉर्मेशन होती है। और इसका जो पता लगाया था वो किसने लगाया था? फ्रांसीसी चार्ल्स वरी ने लगाया था। यह क्या करती है? अगर हम ओजोन को रक्षा कवच के रूप में ओजोन गैस की बात करें तो यह गैस क्या होती है? परत के रूप में होती है और स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यानी कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से यह होती है और होती किस में है? स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में, जो वास्तव में एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकता है। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और इससे स्किन कैंसर का खतरा बना रहता है। स्किन कैंसर होने का या स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होंगी उससे होने का खतरा इनसे लगातार बना रहता है। अगर हम ओजोन परत के विघटन की बात करें तो ओजोन परत का विघटन, ओजोन गैस की कुल मात्रा जो होती है वो 10 ppm अर्थात 10 लाख वायु परिमाण के 10 भाग, यानी कि एक पार्टिकल पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में एक पार्टिकल होती है टोटल ओजोन गैस की जो मात्रा होती है वो, और जो संपूर्ण पृथ्वी पर हार्मफुल रेज को वायुमंडल से ऊपर ही रोके रखने का कार्य करती है। यानी कि जो भी एटमॉस्फेयर में या ऊपर जितनी भी हानिकारक हार्मफुल रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उससे ओजोन लेयर क्या करती है? हमारी प्रोटेक्शन करती है।
और उनको ऊपर ही रोके रखती है, उनको नीचे आने से रोक लेती है। एक निश्चित क्रिया के अनुसार यह करती रहती है, परंतु पिछले वर्षों में क्या हुआ है कि अपने जीवन को हमने अच्छा सुखमय बनाने के लिए हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण करके ओजोन परत के विघटन का कार्य किया है। हमने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कर लिया है तथा हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण किया है, जो कि ओजोन विघटन का एक बहुत बड़ा हथियार है उसको समाप्त करने का। बहुत सारे जो कूलिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं या उपकरण होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स तथा अन्य प्रकार के कूलेंट्स जो कि पदार्थों को ठंडा करते हैं, जिनका हम यूज करते हैं, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का उपयोग किया जाता है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि एक बार वायुमंडल में अगर ये रिलीज हो जाता है तो फिर ये क्या होता है, उसके बाद ये नष्ट नहीं होता और ये सीधे वायुमंडल की ओजोन परत पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन ओजोन को ऑक्सीजन में डिसोसिएट कर देती है, जिससे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं। इसके बाद ओजोन परत की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ओजोन लेयर के बारे में बात करें तो सन 1985 यानी कि 1985 के सर्वे में यह पता चला कि अंटार्कटिका में हेली खाड़ी के ऊपर ओजोन गैस की कमी के कारण छेद हो गए हैं। एक सर्वे के अनुसार 1977 से 1984 के बीच में ओजोन में 40% की कमी पाई गई थी। आजकल 2 ओजोन छेदों का पता चलता है जो अंटार्कटिका व आर्कटिक महासागर के ऊपर प्रेजेंट है। इसके बाद हम ओजोन परत में नुकसान के कारण की बात करें तो रीजन्स फॉर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, ओजोन परत में नुकसान के कारण इस प्रकार हैं। प्राकृतिक कारणों में मंदाकिनी, कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेज और प्रोटॉन विसर्जित होकर समताप मंडल तथा मध्य मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर तथा मेसोस्फीयर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ उपस्थित नाइट्रोजन का विखंडन कर उसे नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं। यानी कि कॉस्मिक रेज और प्रोटॉन क्या होती हैं, डिस्चार्ज होकर स्ट्रेटोस्फीयर तथा मेसोस्फीयर में एंटर कर जाते हैं। वहाँ पर नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिशन कर देते हैं, उसे नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इससे क्या होता है, ओजोन परत को बहुत ज़्यादा लॉस होता है या हार्म होता है। इसके बाद हम मानवीय कारक पर बात करेंगे। ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बहुत प्रकार के केमिकल्स, खासकर से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसका निर्माण क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, ओजोन परत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद हम पराध्वनि की बात करें तो इसमें पराध्वनि वायुयान, इसके ईंधन से नाइट्रिक एसिड निकलता है जो ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद फर्टिलाइजर्स की बात करें तो नाइट्रोजन उर्वरक भी ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओजोन परत को बचाने हेतु प्रयास, एफर्ट टू सेव द ओजोन लेयर। इसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और इन प्रयास में शामिल हैं विश्वव्यापी जागृति पैदा करना ताकि CFC की खपत को कम किया जा सके। यानी कि हमें लोगों को अवेयर करना है, पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों को हमें अवेयर करना है, इससे बताना है कि हमें CFC का कम से कम उपयोग करना है। ओजोन लेयर की सेफ्टी या प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कोशिशें करनी चाहिए तथा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 70 के दशक से हुई थी, जिनके परिणाम स्वरूप 1995 में वियना कन्वेंशन जो कि ऑस्ट्रिया में हुआ था तथा सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्वीकार किए गए थे, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, जिसका जो लास्ट संशोधन हुआ था वो लंदन में हुआ था। और उस संशोधन के बाद हमारे देश भारत ने भी
इसे 17 मई 1992 से लागू कर दिया, परंतु इस लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों का विकासशील देशों द्वारा रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर फोम तथा स्प्रे उत्पाद करने, तैयार करने में, अग्नि बुझाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उद्योगों में सॉल्वेंट्स के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसमें विशेषतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा टेट्रा क्लोराइड तथा मिथाइल क्लोराइड क्लोरोफॉर्म आदि हैं। ओजोन परत को बचाने के लिए भारत सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है और इसी क्रम में 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है ताकि जनसाधारण में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके। अगर हम ओजोन लेयर विघटन के दुष्प्रभाव की बात करें तो इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की फसलों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी आई है। एक्वेटिक एनिमल्स के नष्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा हो गई है। ह्यूमन में होने वाली डिजीज़ जैसे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और इम्यूनिटी पावर ख़राब हो जाना, ये सभी देखने को मिला है। इसके अलावा जो इमारतें होती हैं, स्मारक होते हैं या भवन होते हैं, उनका डिके होने लगा है तथा इसका जो योगदान है वो स्मोक के बनने। अमेरिका द्वारा पूर्व में चलाए गए कॉनकॉर्ड वायुयान की अत्यंत तेज चाल और तेज ध्वनि के कारण ओजोन परत के विघटन की संभावना हो गई थी, अतः मानव हित में से बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं कि CFC का कोई ऐसा विकल्प बनाया जाए जिससे वर्तमान में हो रहे ओजोन परत को विघटन को रोका जा सके। 12 सितंबर 1995 को मौसम संगठन जिनेवा में जारी एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि ओजोन परत के छिद्र का आकार बढ़कर 1 करोड़ किलोमीटर हो गया है। ओजोन परत के नष्ट होने से बचाव के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिसे 1995 से आरंभ किया गया था। अमेरिका स्थित वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट नामक संस्था के सर्वेक्षण के अनुसार 1988 से अब तक CFC के उत्पादन में काफ़ी यानी कि 46% की गिरावट आई है, लेकिन ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायनों की जीवन अवधि 60 से 100 वर्ष होती है अतः 2040 तक यह खतरा लगातार बना रहेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प CFC के विकल्पों की खोज ओजोन परत को बचाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इसे हम देखते हैं। अमोनिया CFC हाइड्रोक्लोरोकार्बन, इसका यूज किया था औद्योगिक प्रशीतन में। HCFC 22V इसका प्रशीतित रेल वैगन में यूज किया जाता है। CFC के विकल्पों का विकास करने के क्रम में ध्यान दिया जा रहा है। उनमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। वे रासायनिक रूप से स्थायी एवं निष्क्रिय हों यानी कि केमिकली स्टेबल हों और इनएक्टिव हों तथा ओजोन लेयर नष्ट करने की क्षमता न्यूनतम हो उनमें तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में सहायक ना हो, पॉइजनस ना हो तथा ज्वलनशील ना हो, इनकी लागत भी कम हो, आसानी से अपघटित होने वाले हों। तो आज हमने ओजोन परत के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।